मैं भगत सिंह मोटिवेशन स्पीकर 1% फॉर्मूला पार्ट 3 निजी सफलता की भौतिकी स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। कैन कस्बे के ठीक बाहर पहाड़ियों में घुमावदार सड़क पर कार चला रहा था। वह एक प्रतिशत वाले समूह की अगली सदस्य से मिलने जा रहा था। वह जितना आगे जाता था, सड़क के दोनों ओर उतने ही ज़्यादा लंबे और हरे पेड़ नज़र आते थे। मकान ज़्यादा दूर दूर दिख रहे थे। ताज़ी ताज़ी ज़्यादा ठंडी हवा में सांस लेने के लिए उसने अपनी कार की खिड़की खोल दी। इससे उसका दिमाग तरोताज़ा हो गया और अगली शिक्षिका उसे जो बताने वाली थी उसके लिए वह तैयार हो गया। पैट शिक्षिका थी, एक कॉलेज में भौतिकी की प्रोफेसर। पैट ने उसे अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट लिंक भेज दी थी। नतीजा यह हुआ कि पैट से मिलने से पहले ही कैन उनके प्रति श्रद्धायुक्त भय रखने लगा। वे तमाम तरह के पुरस्कार जीत चुकी थीं और कुछ बहुत आश्चर्यजनक खोजें कर चुकी थीं। उनके नाम पर एक वैज्ञानिक अवधारणा का भी नामकरण हुआ था। जब उसने पहाड़ी के ऊपर पैट के घर के सामने कार रोकी तो वहाँ से शहर का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। उसके मन में पागलपन भरा विचार आया कि कहीं मुलाकात के अंत में वे उसकी परीक्षा न लेने लगें। पैट ने सीखी पैट ने खिली मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला। वे लेब्राडोर पूँछ हिलाते हुए बाहर निकले। जब वह चलकर अंदर आया तो उसे कॉफ़ी की स्वागत भरी खुशबू आई, लेकिन पैट के हुलिये को देखकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित था और पैट ने उसे तुरंत भांप लिया। आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा और वे अब भी मुस्कुरा रही थीं। माफ़ करें, ओह मैं ओह कैन ने ऑफिस के बाद जीन्स और टी-शर्ट पहन ली थी। वह जानता था कि पैट उस दिन घर घर से ही ऑफिस का काम कर रही थी। अगर वह घर पर काम करता तो शायद सारे समय जीन्स ही पहनता। पैट ने जीन्स और कैजुअल टी-शर्ट पहनी थी जो अंदर दबी नहीं थी। अजीब बात यह थी कि उन्होंने ऊंची हील वाले जूते भी पहन रखे थे। पैट हंसी और उसे किचन की ओर ले गई। उनकी हील टाइल वाली फर्श पर खट-खट की आवाज़ कर रही थी। वे हंसते हुए बोली, ओह हाँ, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगी। कैन ने कंधे उचकाए और दबी हंसी निकाली। उसने सोचा, अगर आप पदार्थ, काल और अंतरिक्ष के रहस्य सुलझा रहे हों तो आप जो चाहें वह पहन सकते हैं। पैट ने उसके लिए कॉफ़ी उड़ेली। हर अच्छे शिक्षक की तरह पैट भी यह पता लगाने के लिए उत्सुक थी कि कैन ने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा। देखिए, मुझे महसूस हुआ कि प्रेरणा की कमी मुझे चीज़ें हासिल करने से रोक रही थी, लेकिन कार्लोस ने मेरी आंखें खोल दीं और बताया कि मैं इस स्थिति को दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। कैन ने कहा और अपनी नोटबुक खोलकर पैट को वह रेखाचित्र दिखाया जो कार्लोस ने खींचा था। प्रेरणा प्रेरणा से कार्य, कार्य से प्रेरणा। पैट ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए उसने प्रेरणा और कार्य संबंधी मुख्य बिंदु पढ़े। प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है। मैं किसी कार्य को जितना ज़्यादा करूँगा,
उसे करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेरित होऊंगा। शुरू करने का तरीका, कार्य करना है, भले ही यह कोई छोटा कार्य ही क्यों न हो। मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। मुझे ऐसे कार्य चुनने चाहिए जो मेरे लक्ष्य प्रभावकारिता हासिल करने में मेरी मदद करें, और फिर मुझे उनमें निपुण बनाना चाहिए, यानी कि कार्यकुशलता। पेट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा खोया खोया भाव भी था। कैन समझ गया कि उनके दिमाग की बत्ती जल गई थी। पैट ने कहा, जरा इधर आएं, कैन। वह पैट के पीछे पीछे गलियारे में चल दिया। रास्ते में पैट ने उसका परिचय अपने दो बच्चों से कराया, जो होमवर्क करने में व्यस्त थे। कैन को लग रहा था कि वे पैट के ऑफिस की ओर जा रहे हैं, इसलिए वो हॉल के अंत में एक बड़े खुले प्ले रूम में खुद को पाकर हैरान हुआ। वहाँ खिलौनों और जिम के उपकरण बिखरे हुए थे। वहाँ एक एयर हॉकी टेबल भी थी। एयर हॉकी ज़्यादा खेली है, कैन? पैट ने पूछा। हालांकि कैन के चेहरे के भाव ने उनके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था। आप यह कह सकती हैं, कैन ने कहा, आपके बच्चे वाकई खुशकिस्मत हैं। वह एक मेडल उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। पक। एयर हॉकी की डिस्क टेबल के बीच में रखी थी। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि वहाँ जो पक रखी है वह आप हैं। पैट ने कहा, आप प्रेरणाहीन महसूस कर रहे हैं, कोई कार्य शुरू नहीं कर पाते, आप अटके हुए हैं, गतिहीन हैं। ठीक है, कैन ने कहा। उसे मालूम था कि यह कैसा महसूस होता है। आपके साथ क्या हुआ, कैन? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अनिश्चित काल तक वहीं पर बैठा रहूँगा, कुछ न करते हुए। आगे बढ़ते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जब तक कि वह सीधा हुआ, टेबल पर झुका और अपने पैडल से पक को मारकर उसे गतिमान कर दिया। हाँ, पैट ने एक मेडल उठाया और पक को हल्का धक्का दिया जब यह टेबल के उसके सिरे पर पहुंची। अब आप गति में हैं। फिर पैट ने एयर जेट्स चालू कर दिए और वे दोनों सामान्य अंदाज में पक को इधर से उधर मारते रहे। उन्होंने कैन से पूछा, क्या आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अभी-अभी भौतिकी के एक बुनियादी नियम को देखा है? सटीकता से कहें तो सर आइजैक न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? कैन ने कहा। वह जानता था कि वे अपने क्षेत्र के शिखर पर थीं, इसलिए उसने मान लिया था कि वे उत्कृष्ट बनने के बारे में सलाह देंगी, लेकिन वास्तविक भौतिकी एक प्रतिशत के फॉर्मूले का एक प्रमुख हिस्सा यह गति का नियम है, जिसे न्यूटन ने पहली बार खोजा था। पैट ने कहा। कैन उनकी बातों का पर पूरा ध्यान दे रहा था। यह सुनिश्चित करते हुए उन्होंने उसे नियम बता दिया, जब तक कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए, स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही बनी रहती है। मुझे इसे स्पष्ट करने दें। अगर पक स्थिर अवस्था में है, तो यह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि कोई शक्ति
पक्ष पर कार्य न करे। दूसरी तरफ अगर यह गतिमान है तो गतिमान ही बनी रहेगी जब तक कि कोई शक्ति पक्ष पर कार्य न करे। पैट ने सिर हिलाया और केन के दिमाग की बत्ती जैसे जल उठी। उसने कहा, इसलिए मैं कई बार ऐसे दौर से गुजरता हूँ जब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, जब तक कि कोई घटना मुझे गतिमान नहीं कर देती। बिल्कुल कैन, आप एक जानी पहचानी लीग में अटक जाते हैं, लेकिन फिर कोई बाहरी परिस्थिति आती है। यह अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है, कोई बीमारी, या आपके पारिवारिक जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है। शक्ति चाहे जो हो, यह आपको क्रियाशील कर देती है, जिस तरह कि आपने पक को मारकर उसे क्रियाशील कर दिया। कैन इस सिद्धांत के अर्थ समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब वह सोच विचार में खोया था तो पैट ने पक को उसके ठीक सामने वाले गोल खांचे में डाल दिया। उसने उसे उठाया, दोबारा खोल में लाया और बोला, जब मैं खुद को हिलाने के लिए किसी परिस्थिति का इंतज़ार करता हूँ तो मैं अंततः शायद ही कभी वह कर पाता हूँ जो मैं सचमुच करना चाहता हूँ। मैं तो बस मैं तो आवश्यक कार्य ही करता हूँ जो मुझे करना ही होता है। देखिए, यही तो इसकी खूबी है कैन। आप निर्जीव की पक नहीं हैं, बल्कि इच्छा शक्ति वाले इंसान हैं। इसलिए आपको बैठकर उन परिस्थितियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको सक्रिय होने के लिए विवश कर दे। आप वह कर सकते हैं जिसका कार्लोस ने सुझाव दिया था, अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कार्य करें। क्योंकि न्यूटन का नियम कारगर है, इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे। लेकिन एक पल ठहरें, अगर यह सच होता तो वह पक अंत में टेबल पर स्थिर कैसे हो गई? कैन ने पूछा। यदि कोई गतिमान चीज़ गति में ही बनी रहती है तो पक को तो अब भी टेबल पर चारों तरफ कूद कूदते रहना चाहिए था। यह बताएं कैन, आप कब मेरे कोर्स में नाम लिखा रहे हैं? पैट ने जवाब दिया और उनकी आंखें चमक रही थीं। कैन उस तरह का विद्यार्थी था जिसे सिखाना मज़ेदार था। उन्होंने एयर जेट का स्विच बंद कर दिया और पक को टेबल पर बहुत धीमे से रख दिया। उन्होंने पक को धीमे होते देखा और अंत में यह टेबल के बीच में रुक गई। कैन ने थोड़ा विजयी अंदाज से पैट की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखो। घर्षण कैन, प्रोफेसर ने आखिरकार कहा। एयर जेट्स की वजह से घर्षण कम स्पष्ट था। अब मैंने उन्हें बंद कर दिया, इसलिए हम देख सकते हैं कि दरअसल एक शक्ति है जो पक पर कार्य कर रही है। बस बात यह है कि यह एक अदृश्य शक्ति है, केन ने धीरे से कहा, जो एयर जेट्स के चलने पर भी थोड़ा बहुत घर्षण होता है। इसलिए अगर आप पक को मारना बंद कर दें तो यह रुक जाती है। सही कहा, उन्होंने जवाब दिया। एक बार जब कोई शक्ति किसी चीज़ को रोक देती है तो न्यूटन हमें बताते हैं कि निष्क्रियता इसे वहाँ रोके रखती है। निष्क्रियता उत्कृष्टता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति की शत्रु है, क्योंकि यह आपको आगे नहीं बढ़ाती है बल्कि गतिहीन
विश्राम की अवस्था में बनाए रखती है। इसलिए प्रेरणा कार्य समीकरण से कार्य वाले हिस्से से शुरू करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखकर ही मैं खुद को गति में ले आऊँगा, केन ने कहा, और वह इसे पूरी तरह समझ गया था। हाँ, पैट सहमत थीं और उन्होंने आगे कहा, एक बार जब आप गति में आ जाते हैं तो आप उस शुरुआती निष्क्रियता से उबर चुके हैं जो आपको अपनी जगह पर रोके हुए थी। उस बिंदु पर आपने गति की जो शक्ति बनाई है वह आपको आगे बढ़ाती रहती है। अगर आप सही दिशा में हैं तो आप प्रगति करते रहेंगे जब तक कि कोई बाहरी शक्ति मुझे रोक न दे, केन ने कहा। हाँ, एक बार फिर बाहरी परिस्थितियाँ, कई बार उसका आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, पैट ने कहा, लेकिन अगर आप हर बार इस नियम पर लौटते हैं तो आप हमेशा खुद को गति में ला सकते हैं और हर दिन 1% सुधार के अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। पैट ने एक बार फिर एयर जेट चालू किए, अपना पैडल उठाया और मुस्कुराई। अब थोड़े विराम का समय है, आपको नहीं लगता? जब पैट के बच्चों ने होमवर्क निपटा लिया तो वह एयर हॉकी पैडल्स लेने के लिए आ गए और कैन बातचीत जारी रखने के लिए पैट के पीछे पीछे उनके ऑफिस में पहुंच गया। दीवारें ज़्यादा कांच की थीं और पैट की डेस्क पर उनके सामने बैठे कैन को ऐसा लगा मानो उनको चारों तरफ सिर्फ ऊंचे हरे पेड़ और नीला आसमान है। मुझे महसूस होता है जैसे मुझे ढेर सारे सुधार करने चाहिए, उसने कहा, लेकिन कार्लोस ने इस बात पर जोर दिया था कि मैं सिर्फ एक ही छोटे कार्य को चुनूं। मैं जानता हूं कि मैंने अभी-अभी शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात पर गौर किया है कि मेरी पत्नी, बच्चे और सहकर्मी मेरे प्रयासों की कद्र नहीं करते हैं। दरअसल, वे मेरी ओर कुछ इस तरह देखते हैं मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक छोटा-सा परिवर्तन ही किया तो मेरा जीवन कितना सुधर सकता है या बेहतर बन सकता है। क्या यह परिवर्तन वाक़ई महत्वपूर्ण होगा? हाँ कैन, यह होगा। मैं इसे पक्के तौर पर जानती हूँ, पैट ने निश्चितता के साथ कहा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। जब मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे सप्ताह में कुछ दिनों घर पर रहकर काम करने की अनुमति दी तो मैं होम ऑफिस की संभावना पर उछल पड़ी। यह आदर्श लग रहा था क्योंकि मुझे आने-जाने में 1-1 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे मैं पगला रही थी। मैंने सोचा सप्ताह में कुछ दिन घर पर रहकर काम करने का मतलब होगा कम व्यवधान आएंगे और मैं ज़्यादा उत्पादक बन जाऊंगी। देखिए, जो मैं सोच रही थी वह नहीं हुआ, कम से कम शुरू में तो नहीं। दरअसल मैं घर में और बाहर भी तमाम तरह के काम खोजने लगी। मैं नौकरी संबंधी कार्यों को पूरे रखने लगी और सोचने लगी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें रात को कर सकती हूँ। मेरे सप्ताह का अंत इस तरह हुआ कि मुझे जितना काम करना होता था उसका केवल आधा ही कर पाती थी। फिर मुझे रात भर काम
करना पड़ता था। मेरा हाल तो मेरे विद्यार्थियों जैसा था। जब उन्हें मुझे कोई पेपर लिख कर देना होता था, उनके चेहरे पर एक दुखद भाव आया। जब वे आगे बोली, सच कहूँ तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा था। कायाकल्प कायाकल्प इनके रूप में आया, उन्होंने कहा, और अपने पैर बगल में लहराते हुए अपने हीलों को एक साथ टकराया। मेरी बहन ने मुझे ये जूते देते हुए कहा कि ये मेरे कामकाजी जूते हैं। उसने कहा उन्हें पहनने का मतलब था कि मैं काम शुरू कर रही हूँ, और उन्हें उतारने का मतलब था कि मेरा दिन का काम ख़त्म हो गया है। इन जूतों ने चमत्कार कर दिया। जब मैं उन्हें पहनती हूँ तो मैं काम के सिवा कोई दूसरी चीज़ करना गवारा नहीं कर सकती। अब मेरा काम दिन में ही निपट जाता है। अब तो मेरे विद्यार्थी ही हैं जो रात भर काम करते हैं। दरअसल अब मेरी उत्पादकता तब के मुकाबले ज़्यादा है जब मैं हर दिन ऑफिस जाती थी। मुझे लगता है कि आप कह सकती हैं कि यह कार्य में सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन था जो बड़े परिणाम की ओर ले गया। कैन ने कहा, आप जानती हैं, इससे मुझे मेरे एक कजिन की याद आती है जो एक बेकरी और कॉफ़ी शॉप चलाता था। उसके स्टोर के सामने कोई विंडो नहीं थी, प्रवेश द्वार भी गहरा था, और उसे बाहर फुटपाथ पर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। लोगों को उसकी दुकान दिखती ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त विचार आया। उसने दरवाजे के ठीक बाहर की तरफ एक छोटा टेबल लगाई। उस पर उसने कुछ ताज़ा बेक की हुई चीज़ों और टेबल फैन को भी रखा तथा पंखा चला दिया। लोग रुककर आसपास देखने लगे, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। उसकी बिक्री एक सप्ताह में दोगुनी हो गई। टेबल उसके गैराज से पहले से ही थी, और पंखे का मूल्य $12 था। वह इसे एक अकस्मात घटी चीज़ कहता है, सिर्फ खुशकिस्मती मानता है। लेकिन क्या यह वैसा ही छोटा परिवर्तन है जिसकी तलाश करने की आप सलाह दे रही हैं? हाँ कैन, वास्तव में यह लीवरेज उत्तोलन का बेहतरीन उदाहरण है। लीवरेज भौतिकी का अगला नियम है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैट ने कहा, और उत्सुकता से आगे की ओर झुकी। लीवरेज व्यवहार में एक छोटा परिवर्तन की शक्ति को बढ़ा देता है। इसकी बदौलत आप एक छोटा परिवर्तन करके ज़्यादा बड़ा परिणाम या सुधार देख सकते हैं। फिर फिर से न्यूटन, कैन कैन ने आगे झुकते हुए उत्सुकता से पूछा, नहीं, इस बार हमें और पीछे जाना होगा, प्राचीन यूनानी आर्किमिडीज तक। पैट ने डेस्क से कुछ कागज़ हटाए और नीचे पेंसिल रखकर उसके ऊपर एक रूलर को संतुलित कर दिया। फिर उन्होंने पास में बुक शेल्फ से एक बड़ी हार्ड कवर डिक्शनरी उठाई और कैन के सामने रख दी। अच्छा, तो अब आप इस डिक्शनरी को डेस्क से उठाएं। एक उंगली से। वह एक उंगली से डिक्शनरी को टेबल से उठाते थोड़ा सा उठा पाया, लेकिन
यह आसान नहीं था। उन्होंने डिक्शनरी उसके हाथ से लेकर रूलर के एक सिरे पर रख दी। अब रूलर के दूसरे सिरे लीवर को एक अंगुली से दबाने की कोशिश करें। कैन के बहुत कम प्रयास से डिक्शनरी टेबल से पूरी उठ गई। आर्किमिडीज ने इसे इस तरह कहा था कि मुझे एक पर्याप्त लंबा और शक्तिशाली लीवर दे दें, मुझे एक धुरी दे दें, खड़े रहने की जगह दे दें, और मैं संसार को हिला दूंगा। रोचक बात है ना? मैं संसार को हिला दूंगा, कैन ने दोहराया और लीवर दबाकर डिक्शनरी को कुछ और बार उठाया। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें छोटा सा सही परिवर्तन आपके लगाए प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देता है। किसी भी क्षेत्र में जो लोग शिखर पर हैं वे उच्च लीवरेज वाले कार्यों के अवसर पहचानने और उनको इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं, पैट ने कहा। तो यह दरअसल आपके कार्य करने के तरीके में छोटा सा सही परिवर्तन करने के बारे में है, कैन ने कहा। मेरा मतलब है खास जूते पहनना कोई बड़ा प्रयास नहीं है, ना ही वह कार्य जो मेरे कजिन ने किया, लेकिन परिणाम प्रयास की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सही कहा, कैन। यह 2080 सिद्धांत है। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। कई बार इसे परेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। कैन ने सिर हिलाया। उसने जिन कंपनियों में काम किया था वह वहाँ प्रशिक्षण सत्रों में उसका इससे पाला पड़ चुका था। पैट ने इसे उलट पुलट दिया था और 80-20 के बजाय 20-80 सिद्धांत कह दिया, लेकिन यह समझ में आता था। दिन ढल रहा था। यह सब अर्थशास्त्री परेटो से शुरू हुआ, जिन्होंने इस बात पर गौर किया कि 20% लोग 80% दौलत के स्वामी हैं। पैट ने कहा, बाद में पता चला कि यह संबंध हर जगह देखा जा सकता है। औसतन किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट्स इसकी 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेस्तराओं की 80% आमदनी उनके मेन्यू के 20% व्यंजनों से होती है। कॉलेज के तकरीबन 20% विद्यार्थी को मेरे लगभग 80% समय की ज़रूरत होती है। आप भी शायद 20-80 सिद्धांत को हर दिन सक्रिय देख सकते हैं। कैन ने उन सभी 20-80 विभाजनों के बारे में सोचा। उन्हें वह अपनी नौकरी में देख सकता था। फिर वह बोला, पैट, मैं निश्चित रूप से इसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में सक्रिय देख सकता हूँ, लेकिन शायद आपको पता होना चाहिए कि इसे दरअसल 80-20 सिद्धांत कहा जाता है। वह नहीं चाहता था कि इतनी चतुर महिला दूसरों के सामने गलत शब्दावली का इस्तेमाल करके लज्जित हो। आमतौर पर इसका इस्तेमाल वस्तुओं के मामले में किया जाता है, जैसे किसी कंपनी की 80% प्रोडक्ट उसकी 20% बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि आपने अभी अभी जिक्र किया था। लेकिन शायद हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम चीज़ें करने के अपने तरीके को कैसे बदलें। ओह हाँ, गंभीरता से। आप मेरी कक्षा में कब दाखिला ले रहे हैं? ये डेस्क के पीछे
से उछली और एक बड़ा व्हाइट बोर्ड खोल दिया। स्पष्ट रूप से वे इसके एक सिरे पर कोई समस्या सुलझा रही थीं। पैट पैट की लिखी बातें केन के शब्दों के बजाय चित्रलिपि जैसी लग रही थीं, इसलिए पैट ने इसे दूसरी तरफ कर दिया, जो साफ था। हमारा व्यवहार, यदि आप चाहें तो कह सकते हैं कि हमारा कार्य निश्चित परिणामों की ओर ले जाता है। उन्होंने रेखाचित्र खींचा। कार्य परिणाम 2080 सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यह किसी वेयरहाउस के प्रोडक्ट और ग्राहकों जैसे बाहरी घटकों से परे जाता है। इसका संबंध सीधे आपसे है, कैन हर व्यक्ति से है। इसका संबंध सीधे आपसे, आपके कार्यों से और उन कार्यों द्वारा उत्पन्न परिणामों से है। हम जानते हैं कि अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम मिल सकते हैं। सही है, हाँ, कैन ने कहा, और फिर पैट ने रेखाचित्र में जोड़ा, कम कार्य ज़्यादा परिणाम। जैसा आप देख सकते हैं, आपको परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपको तो उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ज़्यादा आकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। आपको ऐसे कार्यों को पहचानने और शुरू करने की ज़रूरत है जो ज़्यादा बड़े परिणाम उत्पन्न करें, पैट ने कहा। इसलिए मैं इसे 2080 सिद्धांत कहती हूँ। उन्होंने एक शीर्षक देखकर रेखाचित्र को पूरा किया, कामकाजी व्यवहार, कामकाजी परिणाम। इसे 2080 सिद्धांत कहने से हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित होता है वहाँ इसे सचमुच केंद्रित होना चाहिए। हमें अपने कार्यों में उन छोटे परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है जो हमारे परिणामों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। 2080 सिद्धांत, कैन ने कहा, और इसकी कठोर परीक्षा ली। उसे इसकी खनन पसंद आई थी और इससे सचमुच फोकस वहीं आ गया वहाँ इसे होना चाहिए था, उस आम उदाहरण के साथ भी जिसमें किसी कंपनी के 20% प्रोडक्ट 80% आमदनी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं देख सकता हूँ कि इसे 2080 सिद्धांत मानने से ज़्यादा मदद मिलती है। पहले 80% आमदनी के बारे में सोचने के बजाय पहले उन 20% प्रोडक्ट के बारे में सोचना ज़्यादा उपयोगी होता है जो 80% आमदनी उत्पन्न कर रहे हैं। उसने कंपनी के लिए उन बेहतर परिणाम की कल्पना की, बशर्ते वे उन 20% प्रोडक्ट की विशेषताओं पर उन्हें खरीदने वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें और बाजार में वैसे ही नए प्रोडक्ट लाएं, आदि। फिर केन मुस्कुराया और उसे एहसास हुआ कि 80-20 के बजाय 20-80 पर ध्यान केंद्रित करना भी कार्य में एक छोटे परिवर्तन का उदाहरण है जो बड़े आकार के परिणाम उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आप काम के एक छोटे परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो उपलब्धि में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए कि कार्लोस ने लीवरेज की शक्ति समझने के बाद अपनी जिस कंपनी में क्या किया। पैट ने कहा, उन्होंने कंपनी के हर
व्यक्ति को 1% का फॉर्मूला बताया और उन सभी से कहा कि 1% प्रतिशत बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत बढ़िया है, कैन ने कहा। मेरा मतलब है 1% सुधार में से कैन कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने अधीनस्थ लोगों के साथ बहुत समय लगातार व्यवहार के उन छोटे परिवर्तनों को पहचाना जिनसे बड़े आकार के परिणाम मिले। उन्होंने जो एक चीज़ की वह बहुत सरल थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति अपने सहकर्मी से ज़्यादा सम्मानजनक और सकारात्मक व्यवहार करे, क्योंकि शोध से पता चलता है कि आप एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अंततः अपने ग्राहकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। फिर वे सेल्स डिपार्टमेंट में गए और अपने 3 सेल्स मैनेजरों के साथ काम करके उच्च लीवरेज वाले उन 2-3 परिवर्तनों को पहचाना जो सेल्समैन अपनी कार्यशैली में कर सकते हैं। कर परिवर्तन करना सेल्समैनों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन परिवर्तनों से कंपनी का मुनाफा काफ़ी बेहतर हो गया। कार्लोस कहते हैं कि परिणाम आश्चर्यजनक थे। हो सकता है कि परिवर्तन तुलनात्मक रूप से छोटे हों, लेकिन वे उच्च लीवरेज वाले परिवर्तन थे। इसलिए उन्होंने कंपनी अब और भी ज़्यादा लाभकारी है। कुछ महीनों बाद मेरे पास आकर उन्होंने एक रोमांचक खोज के बारे में बताया। उन्होंने कहा, परिवर्तनों का एक साइड इफ़ेक्ट गौण प्रभाव था। एक आश्चर्यजनक साइड इफ़ेक्ट। जब आप तालाब के बीच में एक पत्थर गिराते हैं तो इससे लहरें उठकर बाहर की ओर फैलती हैं और पूरे तालाब पर असर डालती हैं। यही 1% फॉर्मूले के साथ होता है। एक बार जब आप अपने कार्य करने के तरीके में परिवर्तन शुरू कर देते हैं तो प्रभाव बाहर की ओर फैलता है और प्रवेश के शुरुआती बिंदु के आसपास सभी संबंधों को प्रभावित करता है। सचमुच? कैन ने पूछा। किस तरह? कार्लोस के सामने में जल्द ही कंपनी का हर व्यक्ति अपने काम में ज़्यादा पूर्णता से संलग्न हो गया। कर्मचारी अपने मैनेजरों के पास जाकर उन परिवर्तनों के सुझाव देने लगे जिनसे ज़्यादा आकार के परिणाम मिल सकते। तो हो यह रहा था कि कंपनी में कई लोगों ने अपने व्यवहार में कुछ छोटे लेकिन लीवरेज वाले परिवर्तन कर लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सुधार हुआ। कैन ने कहा और यह सुनिश्चित करना चाहा कि उसने बात को सही समझाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने जो किया था वह केवल 1% परिवर्तन था, क्योंकि यह ऐसा परिवर्तन था जिसने ज़्यादा बड़े आकार के परिणाम दिए। लहरें पूरी कंपनी में फैल गईं। सही कहा, कैन। एक बार जब लोगों ने परिणाम देखे तो वे दूसरी नई चीज़ें आजमाने के लिए प्रेरित हो गए। जब वे कारगर रहीं तो वे यह कार्य और ज़्यादा करते रहे। वैसे यह गति कायम रखने का ऐसा उदाहरण है जो असली ज़िंदगी से लिया गया है। इससे हम प्रेरणा कार्य रेखाचित्र पर वापस लौट आते हैं। देखो, पैट ने कहा और कैन भी नोटबुक का पन्ना पलटा। उन्होंने पेंसिल उठाई और पूछा, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकती हूँ? जाहिर है, कैन ने कहा।
पैट ने एक शब्द लिखा, जिससे अब यह इस तरह हो गया। प्रेरणा कार्य संलग्नता। केन ने बाहर पेड़ के ऊपरी हिस्सों को देखा और पल भर के लिए सोचा कि उच्च लीवरेज वाले सही परिवर्तन उसके ऑफिस में कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। उसने कल्पना की कि यह कैसा होगा जब प्रभाव पूरे ऑफिस में लहर की तरह फैलेगा और जब प्रेरणा कार्य चक्र की बदौलत हर व्यक्ति अपनी नौकरी में ज़्यादा संलग्नता महसूस करने लगेगा। उसने अब सपना देखा कि गति पूरी प्रक्रिया को जारी रखने में कैसे मदद करेगी। उसे हर चीज़ को जज़्ब करने के लिए पल भर का समय देने के बाद पैट ने आगे कहा, देखिए केन, मैं आपको यह आभास नहीं देना चाहती कि यह एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशनों के लिए है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ कि भौतिकी के नियम हर उस चीज़ पर लागू होते हैं जिसे हम चारों ओर देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। मैं यही बात आपसे भी कहना चाहती हूँ। ये सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। वे कैरियर, सेहत, फिटनेस और किसी नई योग्यता को सीखने या किसी पुरानी योग्यता को निखारने पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा, संबंधों पर? कैन ने पूछा। 1% का फॉर्मूला मेरी निजी जिंदगी में वाकई महत्वपूर्ण रहा है, पैट ने जवाब दिया। जब कार्लोस ने मुझे उनके परिणामों के बारे में बताया और मैंने देखा कि लीवरेज और गति को मिलाकर सही तरीके से उपयोग करना संलग्नता में बदल सकता है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ जिस पर मुझे गर्व नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा। कैन जल्दी से खिड़की के बजाय उनकी ओर देखने लगे। मैं अपने विवाह में पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं अपने बच्चों के साथ पूरी तरह संलग्न नहीं थी। मैं पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। कैन अब सिर हिला रहे थे, एक दोस्ताना संकेत दे रहे ताकि वे जान सकें कि वे निश्चित रूप से अकेली नहीं थी। ओह, मेरे भीतर के वैज्ञानिक ऐसी बातों के आदी नहीं हैं, लेकिन देखिए, मैंने दरअसल छोटी चीज़ों से शुरू किया। वे अब एक तरह से हास्यास्पद लगती हैं। पैट आगे बोले, मैं शर्त लगाता हूँ कि आप जितना सोचती हैं वे उससे बहुत कम हास्यास्पद होंगी और बहुत मददगार भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि जब मेरे परिवार वाले मुझसे बात करेंगे तो मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगी। सुनते समय मैं उनसे नज़रें मिलाकर उन पर पूरा ध्यान दूंगी। हर दिन मैं एक चीज़ करूंगी जो दिखाए कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, एक आलिंगन, एक चुम्बन, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहना। सप्ताह में एक दिन मैं कुछ खास करूँगी, जैसे उनका पसंदीदा भोजन बनाऊँगी या उनका कोई भी कार्य करूँगी। कैन एक बार फिर दूर मुड़ गया। उसकी आंखें में थोड़ी नम हो गईं। पैट, ये करने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, उसने कहा। उसके प्रिय गीत की एक पंक्ति उसके दिमाग में आई, एक दयालुतापूर्ण शब्द कभी अनसुना नहीं जाता।
लेकिन अक्सर यह अनकहा रह जाता है। उसने सोचा, यह उन शब्दों को कहना शुरू करने का समय था। वास्तव में पैट ने जिन कार्यों का जिक्र किया था वे सभी आसान थे, जिन्हें वह तत्काल शुरू कर सकता था और उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। घर पर भी लहर प्रभाव नजर आने लगा, हालांकि तुरंत नहीं। पैट ने कहा। वे हंसते हुए आगे बोली, मैं आपको बात का मतलब समझती हूँ कि आपको इस तरह देखा जाता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह से आए हो। लेकिन लंबा समय नहीं लगा जब प्रभाव न सिर्फ मेरे बच्चों और पति तक बल्कि दोस्तों और परिवारों वालों तक भी फैलने लगा। काफ़ी जल्दी मुझे ज़्यादा आलिंगन मिल रहे थे। मेरे लिए कभी-कभार मेरा पसंदीदा भोजन बनाया जा रहा था और मैं गौर कर रही थी कि जब मैं बोलती थी तो लोग मेरी बातों पर पूरा ध्यान देते थे। आपको यकीन है कि यह सिर्फ ख़याली पुलाव नहीं है? ओह हाँ, इसके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण हैं, उन्होंने जवाब दिया। और कैन ने गौर किया कि अब वे दोबारा तथ्यों के बारे में बात करने पर बहुत सहज लग रही थीं। यदि आपका कोई मोटा मित्र है तो आपके मोटे होने के 57% ज़्यादा संभावना है, उन्होंने कहा। यदि आप धूम्रपान करते हैं और आपका कोई मित्र सिगरेट पीना छोड़ देता है तो आपके 30% सफल होने के ज़्यादा अवसर हैं, बजाय तब के अगर आपके मित्र सिगरेट पीते हैं। यह दरअसल काफ़ी रोचक शोध है। उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोलकर उसमें एक कागज़ बाहर निकाला। कैन ने गौर किया कि इसके सबसे ऊपर लिखा था, कनेक्टेड निकोलस क्रिस्टिकिस और जेम्स पाल्डर द्वारा। ये हार्वर्ड और यूसीएल के प्रोफेसर द्वारा लिखी पुस्तक पर मेरे नोट्स हैं, जो उनके दीर्घकालीन अध्ययन पर आधारित थीं। उन्होंने पाया कि जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो इसका एक गहन लहर प्रभाव हो सकता है। इससे आप ऐसे लोगों को भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं जिन्हें कि भले ही आप नहीं जानते हों। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? यह सच है, अगर आप खुश होते हैं, उन्होंने अपने नोट्स से पढ़ना शुरू किया, तो आपके पड़ोसी के खुश रहने की संभावना 34% ज़्यादा रहती है। आपके जीवन साथी के खुश रहने की संभावना 8% ज़्यादा होती है। एक मील के रहने वाले भाई बहन के खुश रहने की संभावना 14% ज़्यादा होती है। एक मील के भीतर रहने वाले मित्र के खुश रहने की संभावना 25% ज़्यादा होती है। आपके मित्र के खुश रहने की संभावना 10% ज़्यादा होती है। वाह, मित्र का मित्र भी, कैन के बीच में कहा। इंतज़ार करें, आपको यह बहुत पसंद आएगा। आपके मित्र के खुश रहने की संभावना 5.6% ज़्यादा होती है। जाहिर है, यह सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित नहीं होता है। यानी अगर आपका पड़ोसी खुश है तो इससे स्वाभाविक रूप से 34% संभावना बढ़ जाती है कि आप और आपका परिवार खुश होंगे। कैन के साथ हतप्रभ और खुश दिख रहा था। ये सिर्फ आर्किमिडीज ही नहीं है, हम में से हर व्यक्ति में दरअसल संसार को हिलाने की शक्ति है, नहीं है क्या?